हे गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है क्यूरिटी योगा का नए फ्रेश और कमाल एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंतरी पर आप देख रहे हैं क्यूरिटी योगा। तो चलिए नया कुछ देखते हैं, नया कुछ सीखते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाला है कि ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि योग के दुनिया में बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जी, उस टॉपिक का नाम है IAYT। योग के विषय पर अगर आप पढ़ रहे हो, अगर आप योग के विद्यार्थी हो, तो IAYT नाम नहीं सुना ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल ये कंसेप्ट कह सकते हो योग थेरेपी के बेस हैं। इसी के ऊपर बेस करके, इसी के प्रिंसिपल के ऊपर बेस करके थेरेप्यूटिक जितने भी मॉड्यूल्स है सब बनाए जाते हैं, थेरेपी प्लानिंग करी जाती है एंड रिसर्च में भी इसी कंसेप्ट का यूज किया जाता है। तो चलिए आज के वीडियो में इस कंसेप्ट के बारे में इन डिटेल पढ़ते हैं। क्या है IAYT, कैसे डेवलप हुआ है IAYT, कहां पर इसका अर्ली रेफरेंसेस पाए गए हैं, किस विषय के ऊपर बेस करके IAYT बना है एंड क्या है इसके प्रिंसिपल्स एंड ऑल डिटेल्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, देखते हुए IAYT यानी इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ योग थेरेपी के बारे में। इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ योग थेरेपी। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले IAYT पढ़ने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि व्हाट इज द एम ऑफ योगा थेरेपी, क्योंकि हम टर्म जो यूज करते हैं सबसे पहले इसके ऊपर ध्यान दो। क्या कह रहे हो? योगा थेरेपी। क्या कह रहे हो? योग थेरेपी। क्या योगोपैथी कहते हैं क्या हम? नहीं ना, योगोथेरेपी कहते हैं, राइट। तो आज के डेट में योग थेरेपी को ना लोगों ने ऐसा बना के रखा हुआ है कि भाई कुछ प्रॉब्लम हुआ, चले गए थेरेपिस्ट के पास, मुझे ये प्रॉब्लम हुआ है, कुछ बता दो, 2 दिन के लिए करना है प्रॉब्लम ताकि क्योर हो जाए, राइट। योग ऐसा नहीं है, योग ऐसा नहीं सिखाता। प्रॉब्लम हुआ, एलोपैथी के पास गए, होम्योपैथी में गए, दवा लिया, क्योर हो गया, दैट्स डिफरेंट थिंग। योग इज नॉट अ पैथी। मैं पहले इसीलिए कहा था योगोथेरेपी कहते हो ना, या पैथी कहते हो। एक बहुत ही अच्छा साइंटिफिक आर्टिकल आया हुआ है, योग थेरेपी या योगोपैथी, उसमें क्लियरली मेंशन है, क्लियरली उसमें आपको देखने को मिलता है कि योग थेरेपी है भाई, पैथी नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम हो गया, चले गए, क्योर हो गया, ऐसा थोड़ी ना है। योग इज अ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन टेक्निक। अगर आपको योग में बेनिफिट चाहिए तो लॉन्ग टर्म योगिक प्रोसेस अभ्यास करना पड़ेगा, तभी जाकर बेनिफिट मिल सकता है, अदरवाइज नहीं मिल सकता है, कितना भी कोशिश कर लो। मेरी भी गारंटी ले लो, चलो ले लो गारंटी मेरी, ठीक है। तो चलो देखते हैं व्हाट इज द एम ऑफ योगा थेरेपी। पहले पॉइंट में यही आपको कहा गया है कि द एम ऑफ योगा थेरेपी इज टू प्रमोट गुड हेल्थ फॉर द पर्सन एज अ होल। योग, याद रखना, किसी पर्टिकुलर पार्ट को टारगेट नहीं बनाता। योग थेरेपी किसी पर्टिकुलर पार्ट को टारगेट नहीं बनाता, वो आपके होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करती है। यही पर तो योग की विशेषताएं हैं, यही तो योग की विशेषताएं हैं। और हम इसको लगे पड़े हैं पैथी बनाने में। हम लगे पड़े हैं भाई पर्टिकुलरली एक आसन बता दो, एक प्राणायाम बता दो सर, कर लेंगे क्योर हो जाएंगे, कर लेंगे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। भाई पैथी थोड़ी ना है, 2 दिन दवा खा लिया, प्रॉब्लम 5 दिन का डोज ले लिया, कंप्लीट हो गया, ऐसा थोड़ी ना। इट्स अ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन टेक्निक, तभी तो इसको अल्टरनेटिव मेडिसिन कहा जाता है, तभी तो ये अल्टरनेटिव मेडिसिन है। अगर पैथी होना है तो इसको अल्टरनेटिव मेडिसिन का आखा क्यों देंगे? यहीं पर है समझने की बात, यहीं पे है IAYT की विशेषताएं, ठीक है। और ये एज अ होल काम करता है, आपके फिजिकल बॉडी, आपके मेंटल बॉडी एंड आपके इमोशंस पर काम करते हैं। ओवरऑल डेवलपमेंट करना है तो योग में आओ, पर्टिकुलर टारगेट करना है योग नहीं करता, योग ओवरऑल डेवलपमेंट करता है, ठीक है। योग के प्रोसेस, योग के थेरेपी जो बनाए जाते हैं वो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बनाए जाते हैं। उसके बाद कह रहे हैं योगा इंप्रूव्स posture, increases the intake of oxygen, enhance the functioning of all body systems। आपके बॉडी के सारे सिस्टम के फंक्शन को इंप्रूव करता है, आपके postures को इंप्रूव करते हैं, आपके ऑक्सीजन इंटेक, ऑक्सीजन अमाउंट की जो इंटेक अमाउंट है, ऑक्सीजन की कैपेसिटी जो है इंटेक करने का, उसको भी बढ़ाता है। यानी आपके ओवरऑल हेल्थ को डेवलप कर रहा है, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। इसीलिए योग का एम होता है हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, ओके। उसके बाद कह रहे हैं प्रैक्टिसिंग योगा पोजेज क्लीननेस एंड डिटॉक्सिफाइज द बॉडी। ये क्या करता है? आपके बॉडी को क्लीन करता है, डिटॉक्सिफाई करता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ क्या है बताओ? षटकर्म, यस। बाय इंक्रीजिंग द सर्कुलेशन ऑफ फ्रेश ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। ये आपके बॉडी में डिटॉक्सिफाई करता है षटकर्म के जरिए,
और क्या करते हैं, आप जब किसी आसन या मुद्रा या प्राणायाम को हम प्रैक्टिस करते हैं तो प्राण प्रवाह जो होता है उसको बैलेंस करता है। ड्यू टू दैट आपके ब्लड फ्लो जो होती है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो, वो नॉर्मल होता है। आपको हर एक पोर्शन में न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, ऑक्सीजन मिलते हैं और आपके बॉडी नरिश्ड होता जाता है, इंप्रूव होता जाता है। द होलिस्टिक फोकस ऑफ योग थेरेपी encourages the integration of mind, body and spirit. That is the main aim of yoga therapy. Integration of mind, body and spirit. इसीलिए योग को एक दूसरा आख्या दिया जाता है, योग is the mind body medicine। क्यों बोला जाता है, इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है मेरे चैनल पे, अगर देखना है तो जाके देख लो, क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, योगा एज माइंड बॉडी मेडिसिन। एमएससी में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एमएससी योग की साइंस जो पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब बढ़ते हैं आगे। एक योग थेरेपिस्ट की क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए, ये तो हम बेसिक पढ़ रहे हैं, अभी आईआईटी में घुसे भी नहीं है, ये इंट्रोडक्टरी है, अब आएंगे आईआईटी में। वेल ट्रेन्ड योगा थेरेपिस्ट हैव स्ट्रॉन्ग नॉलेज इन द बेस ऑफ योग फिलोसफी, टेक्निक्स एंड एजुकेशन। योग फिलोसफी का नॉलेज होना भी जरूरी है, वरना काउंसलिंग नहीं कर सकता। क्यों कह रहा हूं यहां पर फिलोसफी का नॉलेज होना जरूरी है, आगे आपको पता चलेगा जब हम आईआईटी डिटेल में पढ़ेंगे ना, 1 by 1, तो आपको पता चलेगा भाई क्यों कह रहे थे कि फिलोसफी का नॉलेज होना जरूरी है। क्योंकि करना तो है थेरेपी, फिलोसफी पढ़ के क्या करेंगे, क्योंकि फिलोसफी बेस है, विदाउट योगिक फिलोसफी थेरेपी बन ही नहीं सकता। आईओआईटी का जो कंसेप्ट है ना, वो आज साइंटिफिकली डेवलप हुआ है, लेकिन बने कहां थे पता है, अभी देखने को मिलेगा आगे। अभी के लिए सस्पेंस रखता हूं, चलो देखते हैं आगे कहां बने थे आईओआईटी। क्यों कह रहा हूं, फिलोसफी मालूम होना चाहिए एक थेरेपिस्ट को भी। उसके बाद कह रहे हैं थेरेप्यूटिक योगा टेक्निक्स आना चाहिए, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, वरना कोई कह रहा है मेरा पेट में दर्द है, आप बोलोगे ठीक है चलो आपके सबस्कैपुलर मसल को फिक्स, सबस्कैपुलर में हम फिक्स कर देते, सबस्कैपुलर को फिक्स कर देते हैं मसल को। सबस्कैपुलर पीछे होता है, स्कैपुलर बोन के नीचे, सबस्कैपुलर कह रहे पेट में प्रॉब्लम है, आप कह रहे हो सबस्कैपुलर को फिक्स करते हैं। स्कैपुला कहां होता है, पीछे होता है, तो सब का मतलब क्या है, नीचे। तो पेट में है तो इलियक मसल में होगा, इलियक में होगा, यहां पे इलियक है मसल, एब्डोमिनल पोर्शन की किसी भी मसल में, आप कह रहे हो सबस्कैपुलर, इसलिए एनाटॉमी का नॉलेज होना जरूरी है। कह रहे डायबिटीज है, आप कह रहे हो शीर्षासन करो, क्या फर्क पड़ता है, डायबिटीज यहां पर है, आपके एब्डोमिनल रीजन पे और प्लेस्ड है ऑर्गन, पैनक्रियास को स्टिमुलेशन देना है, वक्रासन कराना चाहिए, अर्ध मत्स्येंद्रासन कराना चाहिए, आप कह रहे हो शीर्षासन करो, क्या फर्क पड़ेगा करने पे, कुछ पड़ेगा नहीं पड़ेगा। इसलिए फिलोसफी का नॉलेज होना और एनाटॉमी का इसलिए एनाटॉमी फिजियोलॉजी का नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कह रहे हैं डाइट एंड न्यूट्रिशन, अगर नहीं पता, डायबिटीज है, आप कह रहे हो सारा कुछ खाना खाओ और योग भी करो, क्या फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, खाना कंट्रोल करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई योग इज अ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन टेक्निक। योग में डाइट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अभी हमें देखने को मिलेगा, इसीलिए तो आईओआईटी बना है, वरना करो आसन, कितना भी करना चाहते हो आसन करो, प्राणायाम करो, मेडिटेशन करो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, खाते रहो करते रहो, फर्क भी कुछ नहीं पड़ेगा। अगर फर्क पड़ना है, फर्क देखना है, तो पूरा आईओआईटी बेसिस पर चलना है, अभी पता चलेगा क्यों कह रहा हूं ये सारी चीजें। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेडिकल केयर एंड फर्स्ट एड, थोड़ा बहुत भी हो तो भी चलेगा, आए तो भी चले, ना आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नहीं है। अब हम देखते हैं ये आईओआईटी बेसिस जो है, इसकी आईओआईटी जो है कंसेप्ट, इसके एंशिएंट बेसिस क्या है, कहां से ये कंसेप्ट बने हैं, कहां पर ये कंसेप्ट डिटेल में बताया गया है। क्यों मैं कह रहा था फिलोसफी का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बेटा आईओआईटी कंसेप्ट जो है ना वो बने हैं, वो एग्जैक्टली अगर कहीं से आपको मिला है तो वो है तैत्तरीय उपनिषद। तैत्तरीय उपनिषद 10 प्रिंसिपल्स ऑफ उपनिषद है, उसमें से तो तैत्तरीय उपनिषद है, वहां पर एक कंसेप्ट आता है पंचकोश। आप लोगों ने अगर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों को तो आता ही है, तैत्तरीय उपनिषद जो है वहां पर भृगुबल्ली, तो भृगुबल्ली में जो है तैत्तरीय उपनिषद का जो भृगुबल्ली है वहां पर हमें देखने को मिलता है एक कंसेप्ट विच नोन एज पंचकोशा, विच इज नोन एज पंचकोशा। इसी के ऊपर बेस करके बनाया गया है आईओआईटी, तभी तो आईओआईटी होलिस्टिक डेवलपमेंट करता है। यहां पर क्या है, भृगुबल्ली में हमें देखने को मिलता है कि महर्षि भृगु जब उनके पिता वरुण देव को, महर्षि भृगु जो है उनके पिता वरुण देव को कह रहे हैं कि आप मुझे अल्टीमेट ट्रुथ जो है और ब्रह्म, इसके बारे में बताओ, तो वरुण देव क्या कह रहा है, वरुण देव डजंट गिव हिम आंसर, वो डायरेक्ट कोई आंसर देता ही नहीं है, वो कहता है कि पहले जाओ तब करो तो आपको पता चलेगा कि अल्टीमेट सत्य जो है, अंतिम सत्य जो है वो क्या है।
तो भृगु जाते हैं, भृगु मुनि जो है वो जाते हैं तप करने के लिए, गए हैं, तप किए हैं, कई दिनों तक, कई वर्षों तक उन्होंने तप किया। उनको पता चला कि शरीर यानी अन्न, अन्न जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है, वो अंतिम सत्य है, अन्न जो है वो अंतिम सत्य है। उन्होंने वापस आया, उन्होंने अपने पिता को बोला कि हाँ जी, वरुण देव को आके बोला कि मुझे पता चल गया अन्न जो है वो सबसे ज्यादा अंतिम सत्य है, वही है अंतिम सत्य, यानी अन्नमय कोश, यानी हमारे जो फिजिकल बॉडी है यही अंतिम सत्य है, उन्होंने आके बोला। फिर वरुण देव जो है वो हंसने लगे, बोले कि ठीक है, तुम्हें इतना पता चला, फिर से तुम जाओ तप करके आओ, तुम्हें और कुछ पता चलेगा। तो वो फिर से गए तप करने के लिए, उनको पता चला कि भाई एक और है जो अन्य के बारे में, अन्य से ज्यादा है, द एनर्जी शीट यानी प्राणमय कोश। उन्होंने देखा कि हाँ, अन्नमय कोश जो है ये तो फूड मैटर से बने हैं, अन्न से बना है, इसलिए इसको अन्नमय कह रहे हैं। इसके अलावा भी एक है जो है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश यानी अन्नमय कोश को जिंदा रहना है, चलना है, तो उसके लिए भी जरूरी है प्राण, तो प्राणमय कोश जो है ये इससे भी ज्यादा जरूरी है। तो उन्होंने फिर वापस आया, फिर कह रहा है कि अब मुझे पता चल गया पिताजी कि प्राण जो है ये सबसे ज्यादा जरूरी है, ये है अंतिम सत्य, तो प्राणमय कोश जो है ये है अंतिम सत्य। तो वरुण देव बोले बढ़िया बेटा, तुम सही रास्ते पर चल रहे हो, फिर जाओ, फिर तप करो, और भी कुछ जानना बाकी है। तो ऐसे करके जब उनको भेजा तीसरे बार, तो उनको पता चला मनोमय कोश के बारे में, कि मन जो है ये तो और डीपर लेयर है, ये तो और भी डीपर लेयर है मनोमय कोश, क्योंकि अन्नमय कोश जो है जब मृत्यु के पश्चात इसको तो जलाया दिया जाएगा, ये तो यही रह जाएगा, जला दिया जाएगा, ये तो खत्म हो जाएगा, प्राण भी उसके साथ साथ बाहर निकल जाते हैं मृत्यु के पश्चात। लेकिन एक ऐसा है जिसका भोग होता है, जो जाता है, ये मनोमय कोश वही है। तो अब कह रहे हो ना कि मृत्यु के पश्चात इनको भोगना पड़ेगा, कहते हैं ना, यही है वो लेयर जिसको भोगना पड़ता है, ये मनोमय कोश है। तो उनको पता चला कि अच्छा, इससे भी डीप लेयर है, मनोमय कोश है। तो चलो इसके बारे में उनको पता चला, फिर वो वापस आए, फिर वरुण देव ने बोला और जाओ और पता चलेगा, फिर गए, फिर पता चला अच्छा विज्ञान होता है, मनोमय कोश के ऊपर है विज्ञानमय कोश, यानी विजडम, द इंटेलेक्चुअल सिद्ध। जब हमें अंतिम सत्य का अगर पता लगाना है तो ये है अंतिम सत्य, विज्ञानमय कोश, ये उनको पता चला। उन्होंने कहा कि अच्छा, इसमें तो डिसीजन मेकिंग वगैरह सारा कुछ पावर तो इसी में है, यही तो है रियल नॉलेज, यही पर आने के विचार बुद्धि मिलते हैं, तभी तो विचार कर पाते हैं, विचार करने की क्षमता मिलती है। अच्छा, तो ये है विज्ञानमय कोश, तो ये अंतिम सत्य है। उसके बाद कहते हैं फिर जाओ एक बार, लास्ट बार। तो उन्होंने फिर गया भृगु मुनि, उनको पता चला कि एक और है आनंदमय कोश। फाइनली उनको पता चला कि ये जो हमारे फिजिकल बॉडी है, ब्रीथ है, माइंड है, इंटेलेक्ट है, इन सब से ऊपर एक नॉन डुअल एंड इंफिनिटी जॉय स्टेट होता है, जिसको कहा जाता है, जहां पर असीम आनंद होता है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ आनंद ही आनंद है। तो ये जो कोश है ये है अंतिम सत्य। फिर उन्होंने वापस आया, फिर उन्होंने बोला पिताजी अब मुझे पता चल गया, ये पांचों कोश ही हमारा पूरा एग्जिस्टेंस है, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय एंड आनंदमय। इन्होंने आकर बोला, तब भृगु मुनि ने बोला हाँ, अब तुम कह रहे हो यही पांच है जो हमारे रियल एग्जिस्टेंस है, इसीलिए पंचकोश को कहा जाता है द एग्जिस्टेंस, द 5 लेयर ऑफ एग्जिस्टेंस, कहा जाता है ना द 5 लेयर ऑफ एग्जिस्टेंस, यानी अस्तित्व के 5 प्रमाण। यही 5 से हमारा पूरा शरीर बना है, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय एंड आनंदमय। अब हमको एक पिक्चर दिखाते हैं, बिल्कुल इसी तरह। ये जो है हमारा प्योर कॉन्शियसनेस है, यानी ये आत्मा है। उसके बाद देखिए सबसे बाहर वाला, सबसे जो फिजिकल है, सबसे ये है सबसे फिजिकल लेयर, यानी स्थूल शरीर है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर हम जाएंगे। दिस इज, ये सबसे ज्यादा स्थूल है हमारे फिजिकल बॉडी। उसके बाद प्राणिक बॉडी, उसके बाद जो है हमारे मेंटल बॉडी, उसके बाद है हमारे विज्ञानमय कोश यानी हमारे डिस्क्रिमिनेट बॉडी, उसके बाद है या जिसको हम नॉलेजेबल कह सकते हो, इंटेलेक्चुअल बॉडी भी कह सकते हो। उसके बाद जो लास्ट है, बिल्कुल अंतिम लेयर है हमारा, सबसे लास्ट लेयर जो है उसका नाम है आनंदमय यानी ब्लीच बॉडी। तो ये जो आउटर है फिजिकल बॉडी, इसे कहते हैं अन्नमय। उसके बाद जो एनर्जी बॉडी है, यानी इसके अंदर जो प्राण दौड़ रहा है, उसको कह रहे हैं प्राणमय कोश, उसको कह रहे हैं प्राणमय कोश। उसके बाद जो मन है उसको कह रहे हैं मनोमय कोश। उसके बाद आता है विज्ञानमय कोश। उसके बाद अंतिम में आता है आनंदमय कोश। तो ये पांचों लेयर से हमारा पूरा शरीर तत्व जो है वो बने हैं, रचा गया है। इन्हीं पांचों के ऊपर बेस करके जो थेरेपी प्लानिंग बनाया जाता है उसे कहते हैं IAYT। यानी IAYT का मेन थीम जो है वो है पंच
कोशा यानी 5 लेयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस, अन्नमय, प्राणमय, मौनमय, विज्ञानमय एंड आनंदमय, ये पांचों लेयर के ऊपर बेस करके जो थेरेपी प्लानिंग करी जाती है। क्योंकि अन्न में अब हम आगे ऐसा ही हमें देखने को मिलेगा, आईएवाईटी में यही पढ़ाया जाता है कि अन्नमय कोशा में क्या है, अन्नमय कोशा को बैलेंस करने के लिए क्या क्या अभ्यास के बारे में बात करते हैं, प्राणमय कोशा को बैलेंस करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, मनोमय कोशा को बैलेंस करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, विज्ञानमय कोशा को बैलेंस करने के लिए क्या क्या करना चाहिए एंड आनंदमय कोशा को बैलेंस करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। चलिए देखते हैं। अब यहां पर 5 लेयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस की डिटेल में आपको बताया गया है कि फिजिकल शीट यानी अन्नमय कोशा जो है उसका फंक्शन क्या है, मैनिफेस्टेशन क्या है, बैलेंस कैसे करना चाहिए उसको, ठीक है। उसके बाद प्राणमय कोशा के बारे में कह रहे हैं फंक्शन क्या है। यहां पर हमने एक पिक्चर देके बस आपको चीजें समझाया है। अब यही पिक्चर को हमने हिंदी में भी यहां पर डाले हुए हैं। तो यहां पर हमें यही देखने को मिल रहा है कि अन्नमय कोशा ये बेसिकली मैंने बता दिया ऑलरेडी आपको, ये फिजिकल बॉडी है। जो प्राणमय कोशा है ये हमारे वाइटल एनर्जी शीट है यानी प्राणिक बॉडी है। जो मनोमय कोशा ये हमारे मेंटल बॉडी है, जहां पर माइंड को हम कंसेंट्रेट कर सकते हैं, माइंड को हम कंट्रोल कर सकते हैं। विज्ञानमय कोशा वो होती है जो इसका विजडम बॉडी कहते हैं, नॉलेज जो है वो इसी का पार्ट है। उसके बाद आनंदमय कोशा जो है वो हमारे ब्लीच बॉडी है। तो इन सब के फंक्शंस के बारे में ये पिक्चर एक हमने डेवलप किया है, जो पिक्चर हमने आपके साथ शेयर किया है इसी स्लाइड में। अब इसी पिक्चर का ये जो है ये आपको देखने को मिल रहा है, बस वही है, उसी का ये है आपका हिंदी वर्जन, उसी पिक्चर का ये हिंदी वर्जन है। क्योंकि कई बच्चे हैं जो इंग्लिश में उनको समझ नहीं आता, हिंदी वाले देखना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने हिंदी डाल दी है यहां पर, ठीक है। अब हम आते हैं प्रिंसिपल प्रैक्टिस ऑफ योग थेरेपी। ये जो आईओआईटी है प्रैक्टिस है, इसका मेन प्रैक्टिस क्या है, ये जो थेरेपी है जिसके ऊपर हम आईओआईटी पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं थेरेपी का मेन प्रिंसिपल प्रैक्टिस क्या क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे आईओआईटी के एप्लीकेशन क्या है हर एक लेयर के वाइज, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। तो सबसे पहले इसमें प्रिंसिपल प्रैक्टिस की अगर बात करें तो ऑब्वियसली यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, डाइट, क्रिया, मुद्रा, बंधा एंड रिलैक्सेशन, ये सारे 11 के 11 अभ्यास हमें देखने को मिलेगा अब 5 लेयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस के तौर पर। 5 लेयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस को बैलेंस करने के लिए 11 अभ्यास सबसे ज्यादा जरूरी होता है। यही 11 अभ्यास को हमें देखने को मिलेगा आईओआईटी के हिसाब से। इसीलिए देखना जब थेरेपी प्लानिंग करते हैं तो ये सब होता है उसमें। जब भी हम किसी के लिए थेरेपी प्लानिंग करते हैं ना, तो इसी बेसिस पे उसको सजाते हैं। अन्नमय कोशा के लिए, प्राणमय के लिए, विज्ञानमय के लिए ये अभ्यास दो, आनंदमय के लिए दो, ऐसे करके पूरा हम सजाते हैं। अब देख लेते हैं एक स्लाइड में, सबसे पहले इसको ब्रीफ पता करते हैं कि आईओआईटी जो है इसके जो 5 लेयर है, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय एंड आनंदमय, ये जो 5 लेयर है, इन 5 लेयर का अभ्यास क्या क्या है। अन्नमय कोशा को बैलेंस करने के लिए हम डाइट, क्रियाज, आसनाज ये सब करने के लिए बोला गया है। प्राणमय कोशा को बैलेंस करने के लिए प्राणायामाज, उसके साथ साथ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हम कर सकते हैं प्राणमय कोशा को बैलेंस करने के लिए। मनोमय कोशा को बैलेंस करने के लिए धारणा, ध्यान, इमोशन कल्चर, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। विज्ञानमय कोशा को बैलेंस करने के लिए नोशनल करेक्शंस, हैप्पीनेस एनालिसिस, इन सब चीजों को हम कर सकते हैं। आनंदमय कोशा को बैलेंस करने के लिए कर्मयोग, एक्शन इन ब्लीस, इनके बारे में हम अभ्यास कर सकते हैं या करा सकते हैं अपने पेशेंट्स को। अब आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि चलिए इनकी ब्रीफ तो हमने पढ़ लिया, अब हमें पढ़ना है इन डिटेल अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। तो बस आज का जो कंसेप्ट है, आज का ये रहा आईओआईटी का ब्रीफ। अभी आप लोगों को इतना तो समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे आईओआईटी डेवलप करते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, 1 बाय 1 एक पार्ट को हम लेंगे और उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। यानी सबसे पहला टारगेट हमारा क्या होगा, अन्नमय कोश होगा। यहां तक मैं आशा करता हूं हर किसी को ब्रीफ समझ आया होगा कि आईओआईटी जो है वो कंसेप्ट किस बेसिस पर बने हैं, 5 लेयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस के बेसिस पर बने हैं। कहां पे वो मेंशन है, तैतरीय उपनिषद की भृगु बल्ली पर ये मेंशन है। कहां से ये कंसेप्ट डेवलप हुआ है, तैतरीय उपनिषद से ही ये कंसेप्ट जो है डेवलप हुआ है, बनाया गया है। अब आईओआईटी इसका पूरा नाम क्या है, इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ योगा थेरेपी। इसीलिए तो नाम में इंटीग्रेटेड पड़ा है, क्योंकि सबको मिला के देखो बन रहा है। ना ही सिर्फ अन्नमय कोशा को बैलेंस करने की बात करी है, ना ही सिर्फ प्राणमय, ना ही सिर्फ विज्ञानमय, ना ही मनोमय, ना ही आनंदमय, सबको कह रहा है, सबको एक साथ बैलेंस करने की बात कह रहा है। तभी तो इसका नाम पड़ा है इंटीग्रेटेड अप्रोच, तभी तो ये इंटीग्रेटेड है। वरना तो योग थेरेपी अप्रोच कह सकता था। इंटीग्रेटेड क्यों नाम पड़ा, क्योंकि सबको बैलेंस करने की बात कर रहा है, सबको एक साथ बैलेंस करने की बात कर रहा है। दैट्स व्हाई दिस इज इंटीग्रेटेड अप्रोच।
तो आशा करता हूं यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा सारे कंसेप्ट के बारे में। अब बारी है वन बाय वन एक एक कंसेप्ट को डिटेल में पढ़ने का। तो चलिए आज की वीडियो में बस फिलहाल इतना ही मैं रखता हूं। इसके बारे में वन बाय वन वीडियो आपको हर एक दिन मिलता जाएगा। ये हो गया पार्ट 1। अब पार्ट 2 इसका जो बनेगा, इसका जो पार्ट 2 बनेगा उसमें हम पढ़ेंगे अन्नमय कोशा इन डिटेल। अन्नमय कोशा इन डिटेल यानी अन्नमय कोशा की जो प्रैक्टिस है, डाइट, क्रियाज, आसनाज, इसके बारे में क्या क्या कहते हैं हमारे योगिक टेक्स्ट में, कहां पर क्या बोला गया है, क्या क्या सजेस्ट करी गई है, क्या अभ्यास करने के लिए बोला गया है, क्रिया से क्या होगा, डाइट से क्या होगा, हमारे कौन से रीजन को प्रभावित करते हैं, कैसे अन्नमय कोशा को बैलेंस करते हैं, सबके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप डूइंग योगा। धन्यवाद।